मैं डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का नविता क्लासेस चैनल पे स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की जो हमारी इम्पोर्टेंट क्लास है, जो हमने हरियाणा में HSSC FSL का जो एग्ज़ाम है, आप देखिए उसमें सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट है या फिर आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट है और डार्क रूम अटेंडेंट है। उसके लिए जो महामैराथन MCQ फॉर्मेट में प्रीवियस ईयर जो पेपर, चाहे वो SSC का है, चाहे वो HSSC है या HPSC है या किसी भी स्टेट PCS एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आए हैं जो फॉरेंसिक साइंस या कोई ऐसा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है जो SSC कंडक्ट करवाते हैं और कहीं ना कहीं फॉरेंसिक साइंस, बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री इनसे रिलेटेड है। जो भी ये क्वेश्चन है, जो भी FSL का सिलेबस है, उसी पे आधारित हमने उनकी फ्रेमिंग की है। हमारी जो पार्ट 1 था उसमें हमने सेलुलर जो ऑर्गेनेली है, सुसाइड जिसको बैग बोलते हैं, मौत की थैली जिसको नाम दिया जाता है, उसको लाइसोसोम्स बोलते हैं। लाइसोसोम्स क्या है, उसके अंदर बहुत सारे डिग्रेडेटिव एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, सेल का जो भी सिस्टम है, आप माने फूड पार्टिकल हैं या कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ये लाइसोसोम में जो एंजाइम होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, आप देखिए अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, फ्रॉम द बायोलॉजिकल व्यू पॉइंट सोल्यूशन कैन बी ग्रुप्ड इनटू। जो सोल्यूशन है आपका वो कितने आप ग्रुप में उसको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए सोल्यूशन आपका क्या हो सकता है, आइसोटोनिक भी हो सकता है, आपका हाइपोटोनिक भी हो सकता है, आपका हाइपरटोनिक भी हो सकता है। तो इसका जो आंसर है आपका वो ऑल ऑफ द अबव आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो सारे टाइप के हो सकते हैं। इनमें जो दिखाया गया है कि आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो सकता है, हाइपोटोनिक, ठीक है, कंसंट्रेशन जो कम है इनकम्पेयर टू की बात करते हैं। अगर मान लीजिए दो, अब जब भी हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक की अगर हम बात करें तो हम हमेशा क्या करते हैं, कंपैरिजन सेकंड वाले के साथ जो कंपैरिजन किया जाता है उसी में देखते हैं। जो इट मीन्स हाइपोटोनिक है तो जो सेकंड वाला है वो बहुत ज़्यादा क्या है, हाइपरटोनिक है, तो ये क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा। ठीक है, इसमें हाइपोटोनिक का मतलब क्या है, जिसमें साल्ट है उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है इन कंपेयर टू अदर, वहाँ पे क्या होगी, साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। मान के चलिए एक सोल्यूशन ए ये है, दूसरा सोल्यूशन बी ये है। यहाँ पे अगर साल्ट की कंसंट्रेशन बी में ज़्यादा है, ठीक है, और ए में क्या है, कम है, तो ए क्या होगा, हाइपोटोनिक टू बी, हाइपोटोनिक टू बी। अगर मैं बात करूँ हाइपरटोनिक, बी क्या होगा, हाइपरटोनिक टू ए। आप इसी से समझ ले, एक डायग्राम से आपको दोनों समझ में आई। ए क्या हुआ, क्योंकि साल्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, कम है साल्ट की कंसंट्रेशन, तो ए क्या हुआ, हाइपोटोनिक है, टू बी, बी से कम है। बी इज हाइपरटोनिक, बी क्या आपका हाइपरटोनिक है क्योंकि साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किससे, टू ए से क्या है, ज़्यादा कंसंट्रेशन है। जब हम कोई भी हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक की बात करते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, साल्ट और जो आप या हम सोल्यूट कहें, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों को हम अच्छी तरह देखते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है। जहाँ पे हाइपरटोनिक होगा वहाँ पे सोल्यूट जो होंगे बहुत ज़्यादा होंगे या साल्ट ज़्यादा होगा, और सोलवेंट जो होगा वो बहुत कम होगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, हम हाइपरटोनिक बोलते हैं। तो आपको ना इसी तरीके से चीज़ों को कंपेयर करके पढ़ना है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन में क्या है, अगर हम देखें बल्क जो ट्रांसपोर्ट है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, वो किसके द्वारा होता है, बल्क ट्रांसपोर्ट। देखिए बल्क में अगर कोई चीज़ें करनी हैं तो आप ये बता सकते हैं कि फैगोसाइटोसिस से होगा या आपका पिनोसाइटोसिस से होगा या आपका एक्सट्रूजन। देखो फैगोसाइटोसिस से भी बहुत ज़्यादा मटेरियल इनसाइड लिया जा सकता है। पिनोसाइटोसिस से आपका सॉल्वेंट जो है, सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो भी इनर साइड लिया जा सकता है। तो एक्सट्रूजन से क्या एक्सपेल आउट किया जा सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव हम कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैगोसाइटोसिस जहाँ आए तो उसमें क्या होगा, सेल जो हैं, जो फैगोसिटिक सेल्स हैं, स्पेशली आप बात करें WBCs के बारे में, WBCs या इस तरीके के जो करेक्टरिस्टिक होते हैं वो इन्हीं सेल के होते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन टू एक्ट एज ए सिलेक्टिव बैरियर डिपेंड ऑन, जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना उसकी जो
आप सिलेक्टिव बैरियर बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन को, उसकी सेल मेम्ब्रेन की जो सिलेक्टिव बैरियर जो है उसको बोला जाता है। तो वो क्यों बोला जाता है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है सिलेक्टिव बैरियर? लिपिड कंपोजिशन के ऊपर, पोर के ऊपर, स्पेशल मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट के ऊपर। देखिए अगर वो सिलेक्टिव है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें सारे गुण हैं, ये सारे के सारे। अगर उसको सिलेक्टिव नाम दे, लिपिड कंपोजिशन भी होती है मेम्ब्रेन की, लिपिड कंपोजिशन के कारण ही क्या होता है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक में वो डिफरेंशिएट कर पाती है। हाइड्रोफिलिक कंटेंट कभी भी सेल के अंदर नहीं जा सकता, अंदर नहीं जाएगा, हाइड्रोफोबिक जाएगा, क्योंकि लाइक जो होता है, बोलते हैं कि जो आपस में जो सिमिलर चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, लाइक अट्रैक्ट लाइक, ठीक है ना। तो लिपिड कंपोजिशन है मेम्ब्रेन की, ऑब्वियस सी बात हो, तो लिपिड वाले जो भी लिपिड कंटेंट होगा किसी भी सब्सटेंस का वो इजी से इनसाइड जा सकता है, लेकिन हाइड्रोफिलिक नहीं जाएगा। हाइड्रोफिलिक के लिए सेल में क्या होगा, ये हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है, यहाँ पे सेल में क्या होंगे, रिसेप्टर होंगे, यहाँ रिसेप्टर से वो हाइड्रोफिलिक क्या करेगा, अटैचमेंट करेगा। जब वो हाइड्रोफिलिक अटैचमेंट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका सिग्नल सेकेंडरी मैसेंजर लेके जाएंगे सेल में। ये एक सेल है, मैं बात करूँ, ये एक सेल है, ये वाली सेल है, यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं सेल पे, यहाँ पे हाइड्रोफिलिक जो है वो सब्सटेंस अटैच करेगा, यहाँ पे जो सेकेंडरी मैसेंजर है वो सिग्नल सेल के अंदर तक लेके जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोफिलिक एज सच सेल मेम्ब्रेन में एंट्री कर ही नहीं सकता। हाइड्रो जो फोबिक होता है वो डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन में एंट्री करता है, क्योंकि लिपिड कंपोजिशन मेम्ब्रेन की बनी होती है, यही रीजन। पोर भी होते हैं, सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं उसमें पोर होते हैं, ठीक है ना। स्पेशल मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट भी होते हैं। आप देखिए जब अब मैं बात करूँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, जब आप ट्रांसपोर्ट पे आए ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब देखिए एक्टिव और पैसिव में क्या होता है, एक्टिव में क्या होती है, एनर्जी यूटिलाइज होती है, ठीक है, पैसिव में एनर्जी यूटिलाइज होती नहीं। आप इसी तरीके से सोच सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी एक स्पेशल मेडिएटेड है। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। 28 का आंसर जो है आपका ऑल ऑफ दिस। कैरियर प्रोटीन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ओनली वन सब्सटेंस। कैरियर प्रोटीन तो ऐसे जो हैं अगर वो ट्रांसपोर्ट करेंगे ओनली वन, ट्रांसपोर्ट मोर देन वन सब्सटेंस, ठीक है, मोर देन वन सब्सटेंस के बारे में बोल रखा है इसने। नाउ ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज वन सब्सटेंस टू अनदर, परफॉर्म ऑल ऑफ दीज फंक्शन। जो कैरियर होंगे ना सारे फंक्शन करेंगे, वो ट्रांसपोर्ट एक सब्सटेंस को भी करेगा, मोर देन वन सब्सटेंस को भी करेगा। आप अब देखिए आपने सुना होगा कि एक होता है सिम्पोर्ट, ठीक है ना। सिम्पोर्ट में इसी तरीके का काम होता है, दो चीज़ें आपस में ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो ट्रांसपोर्ट एक सब्सटेंस को भी करता है, ठीक है ना, सिंगल ट्रांसपोर्ट अगर है, मोर देन वन सब्सटेंस को भी करता है, एक्सचेंज ऑफ वन सब्सटेंस टू अनदर ये भी करता है, एक को बाहर निकालता है एक को अंदर करता है, ये सभी फंक्शन इसमें। डी इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट, उसके बाद लिपिड बाइलेयर इज परमिएबल टू, लिपिड जो बाइलेयर है किससे परमिएबल होगी, देखिए फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, पोटेशियम एंड यूरिया। आप इनमें से जब देखेंगे ना, देखिए फ्रुक्टोज के लिए स्पेशल ट्रांसपोर्टर होंगे, ग्लूकोज के लिए भी ट्रांसपोर्टर होंगे, पोटेशियम के लिए आपको पता है सोडियम पोटेशियम पंप होता है। तो इसलिए आप जो अगर हम यूरिया का स्ट्रक्चर देखते हैं तो यूरिया ही एक ऐसी चीज़ बचती है जो इसमें क्या है, ईजी से लिपिड बाइल के अंदर परमिएबल है। परमिएबिलिटी से ही हम सारी चीज़ें चेक करते हैं। जब आप परमिएबिलिटी का डिस्कस करेंगे तो अच्छी तरह उसको देखें कि परमिएबिलिटी यूरिया की ज़्यादा है या यूरिया इजीली परमिएबल है इन कंपेयर टू कोई भी आपका ऐसा मॉलिक्यूल जो चार्ज क्या दे, नेगेटिव या पॉजिटिव दे, ठीक है ना। नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज देने वाली चीज़ें वो इजी से सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट नहीं होती हैं। यूरिया अगर आप बात करें यूरिया की, वो यूरिया इजी से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या काम करता है, अब इसमें पूछा गया गोल्गी जो कॉम्प्लेक्स है क्या काम करता है, क्या एटीपी प्रोड्यूस करता है, नहीं। पहली बात तो आपको ना एलिमिनेट करना सीखना है। कोई भी अगर पेपर आए किसी भी तरीके, एफएसएल में आपको 100 क्वेश्चन जो हैं वो एक क्वेश्चन की जो वेटेज है 0.95 है, ये सबको पता है। 0.95 है तो एक क्वेश्चन आपका मतलब आप 0.95 अगर आपने ठीक किया तो 0.95 मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग है नहीं एफएसएल में, जो एचएसएससी का एग्जाम उसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। तो इसमें देखिए जब आप इस तरीके से क्वेश्चन करें तो एलिमिनेट करना सीखे, फास्टली आंसर होगा उसका। क्या गोल्गी एटीपी सिंथेसाइज कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करती, कट गया ये तो। प्रोवाइड पाथवे फॉर ट्रांसपोर्टिंग केमिकल फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसाइज द प्रोटीन। देखिए प्रोटीन सिंथेसाइज कौन करते हैं, कहाँ पे होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं, तो ये भी कट गया है यहाँ पे। अब बात आ गई सी और डी के बीच में, जब डी की सी की बात करें, प्रोवाइड ए पाथवे फॉर ट्रांसपोर्टिंग केमिकल।
अरे पाथवे कैसे ये प्रोवाइड करवा सकता है किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, तो पॉसिबल है ही नहीं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में तो इस तरीके की कोई एक्टिविटी है ही नहीं। ये करता है फॉर्म द ग्लाइकोप्रोटीन, जो भी प्रोटीन होते हैं उनकी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करता है कौन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। प्रोसेस जो होता है, अगर आपसे पूछा जाए, ये भी पूछ सकते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है बहुत घुमा फिरा के होती है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है, ट्रांसलेशन कहाँ होता है, प्रोटीन के सिंथेसिस के प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं, और ट्रांसलेशन के बाद जो भी मॉडिफिकेशन होता है उसको पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन बोलते हैं। तो जब भी होता है तो वो कहाँ पे होगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होता है। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रोटीन इसकी मेजर यूनिट है, क्योंकि जो बाद में आती है वो मेजर यूनिट होती है, जो आगे आती है वो माइनर यूनिट होती है। तो ये प्रोटीन है, यहाँ पे क्या होगी, आपके जो ग्लूकोज यूनिट है वो ऐड हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो बच्चे आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है कि क्या किस तरीके से वो फ्रेमिंग की गई है। तो आपकी जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो क्या करती है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है, या आप बोल सकते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जो फंक्शन है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। द फॉलोइंग पॉइंट अबाउट द माइक्रोफिलामेंट आर ट्रू एक्सेप्ट, आपको ना ट्रू जो है एक्सेप्ट बताना है, जो एक को छोड़ के और सारे ट्रू हैं, इसमें सिर्फ एक गलत है। आप बात करें माइक्रोफिलामेंट और मैक्रोफिलामेंट की, जो माइक्रोफिलामेंट अगर हम देखें उसमें क्या होगा, दे फॉर्म द स्केलेटल, सही बात है, वो स्केलेटल बनाते हैं सेल का, इसमें कोई दुराई नहीं है। दे प्रोवाइड द स्पोर्ट, सही बात है, शेप भी बनाते हैं सेल की, स्पोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। दे फॉर्म इंट्रासेलुलर कंडक्टिंग चैनल, अभी मैं इस पर डाउट करता हूँ। दे आर इन्वॉल्व इन मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन, सही बात है। एक्टिन मायोसिन आपने सुना होगा, ट्रोपोमायोसिन या एक्टिन मायोसिन जब आप सुनते हैं वो क्या काम करते हैं, एक्टिन और मायोसिन, उसी तरीके के वो माइक्रोफिलामेंट है, ट्यूबुल जो होते हैं। तो इस तरीके का आपको सोचना है। ऑप्शन जो सी है इसका ये है, ये इसका आंसर गलत है। दे फॉर्म द इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर का कोई चैनल बनाते हैं क्या इस तरीके का, नहीं बनाते, ये रॉन्ग है। दे फॉर्म द इंट्रासेलुलर कंडक्टिंग चैनल, ये कभी नहीं करते, इसलिए ये एक्सेप्शनल केस है। उसके बाद एक्सेप्ट है इनमें से। 33 द फॉलोइंग सब्सटेंस आर सेल इंक्लूजन एक्सेप्ट, अब क्या है, इनमें से एक ऐसा सब्सटेंस बताना है, वो फॉलोइंग सब्सटेंस आर सेल इंक्लूजन एक्सेप्ट, इनमें से कोई एक ऐसी चीज़ हो इनसे अलग है। आप देखिए, अब बात करें इंक्लूजन करती है सेल उनका, लेकिन एक को छोड़ के, मेलानिन, सही बात है, मेलानिन, ग्लाइकोजन, लिपिड सारे सेल में ही अरेंजमेंट होती है, सेल में बनते या सेल में उनका क्या होता है, एंट्री या आउट होते हैं। एक चीज़ को छोड़ के, सेंट्रोसोम को, सेंट्रोसोम जो है वो थोड़ी ना सेल इंक्लूजन में आता है, नहीं, सेल इंक्लूजन में कोई भी सब्सटेंस हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या लिपिड है, वो सारे सेल इंक्लूजन प्रोसेस में आते हैं, एक्सेप्ट सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कभी भी आप देखिए, सेंट्रोसोम की लोकेशन देखिए, ठीक है ना, इसलिए आपको ना हर एक चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये यहाँ पे वर्डिंग गलत दे रखी है, कोई सेंस ही नहीं बनती सेंट्रोसोम की, बच्चों को सिर्फ क्या गया है, कन्फ्यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपका कन्फ्यूजन बन सकता है, या आपको कहाँ पे कोई भी पॉइंट है वो क्लियर, या ये मैं कहूँ कि प्रॉब्लम आ सकती है। आप उन जो कोई भी अगर क्वेश्चन है उसको ना बहुत ध्यान से देखें। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फैटी एसिड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इनटू एंड आउट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो फैटी एसिड है, अब देखिए लिपिड बायलेयर है और फैटी एसिड भी क्या होते हैं, लिपिड ही होते हैं, ठीक है ना, तो वो कैसे आउटर इन कर सकते हैं सेल में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ना, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस तो कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए ऑस्मोसिस को कभी भी गलती से मत करना। डिफ्यूजन भी नहीं हो सकता, डिफ्यूजन उन चीज़ों का होता है जो ईजिली ट्रांसपोर्ट कर जाए, सॉल्वेंट फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से डिफ्यूजन भी कैंसिल, ऑस्मोसिस भी कैंसिल, ये दोनों तो यहीं पे कैंसिल हो गए, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। उसके बाद बच गया एक्टिव, एक्टिव हो नहीं सकता क्योंकि फैटी एसिड भी क्या है, लिपिड है और लिपिड बायलेयर है, तो कहीं ना कहीं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होगा, कोई इस तरीके से फैसिलिटेशन होगी मेम्ब्रेन के अंदर, वो ईजी से फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट कर जाए। उसके बाद आता है इसी में क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, एंजाइम्स कैटालाइजिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड आर प्रेजेंट मेनली इन, जो एंजाइम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, या ईटीसी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन होती है जिसके द्वारा एटीपी फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की बात आए, ऑब्वियस सी बात है, जब भी ईटीसी की बात आए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात आए, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, वो भी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है ना। तो यहाँ का इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, डी इसका आंसर है,
याद रखना। मैच्योर एरिथ्रोसाइट डू नॉट कंटेन, जो मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स होते हैं ना वो क्या नहीं होता उनके अंदर, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए एरिथ्रोसाइट्स हैं आपकी, एरिथ्रोसाइट्स के बारे में अगर बात करें वहाँ पे ना न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। अब जब न्यूक्लियस नहीं है तो पैरामिडिन और प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का क्या काम है वहाँ पे, तो इसलिए आप चीज़ों को ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब भी एरिथ्रोसाइट के बारे में बात की जाए, चाहे वो आपकी रेड एरिथ्रोसाइट हो चाहे वो आपकी वाइट एरिथ्रोसाइट हो, लेकिन रेड में क्या है, एरिथ्रोसाइट बोला गया तो डेफिनेटली हम रेड को ही लेते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें होंगी एक्सेप्ट ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन पायरिडिन न्यूक्लियोटाइड नहीं होंगे वहाँ पे, क्योंकि जो अर्थ्रोसाइट्स है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो वहाँ पे प्यूरिन और पैरामिडिन का क्या काम है। मेमेलियन जो सेल है, एमआरएनए इज प्रोड्यूस मेलिन, जो मेमेलियन सेल है वहाँ पे आरआरएनए कहाँ पे बनता है, मैंने एक वीडियो बनाई है स्पेशल, मैंने बायोमोलिक्यूल्स पे, उस वीडियो में डीएनए से रिलेटेड और आरएनए से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए ना तो वो वीडियो ज़रूर देखें। मैं गारंटी देता हूँ डीएनए और आरएनए की आपकी हर एक कंसेप्ट क्लियर होंगे। मैंने आरएनए के बारे में एक्सप्लेन किया था, आरएनए है न्यूक्लियोलस में क्या बनता है, न्यूक्लियोलस में, तो आरएनए क्या बनेगा, न्यूक्लियोलस में बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो यहीं पे आपका क्वेश्चन फिनिश है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं बन सकता, राइबोसोम्स नहीं होता, न्यूक्लियस में नहीं होता, तो आरएनए कहाँ पे बनता है, न्यूक्लियोलस में बनता है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए इज ट्रांसमिटेड टू साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय। अब जो आप बात करें जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है न्यूक्लियर डीएनए की, वो ट्रांसक्रिप्शन होती है, ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शन के करके क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। एमआरएनए कहाँ जाएगा, साइटोसोल में जाएगा, वही क्या प्रोटीन सिंथेसिस की एक साइट है। तो आप बताइए वो कौन कहाँ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है ट्रांसमिटेड टू साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय, किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, ये पॉलीजोम्स होते हैं, ये क्लस्टर होते हैं राइबोसोम्स के, वो इस एमआरएनए को लेके आते हैं, ठीक है, और उसे बाइंड करके प्रोटीन जो सिंथेसिस प्रोसेस है या ट्रांसलेशन बोले वो उसमें प्रोसीड करवाते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर है 38 का आंसर जो है वो आपका डी, पॉलीजोम्स। इस पे एमआरएनए जो है, एमआरएनए को ये लेके आते हैं, जब वो एमआरएनए बन जाता है न्यूक्लियस से बाहर आता है साइटोसोल में, बाइंड करके इनका क्या करते हैं, साइट तक पहुंचाते हैं जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस की साइटोसोल में रिक्वायरमेंट है। उसके बाद पूरा ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। पावर हाउस ऑफ सेल क्या है, अब ये क्वेश्चन बहुत पुराना है तो इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना। पावर हाउस ऑफ सेल क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। इसका जो आंसर है 39 का वो क्या है, सी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ सेलुलर कंपाउंड आर कन्फाइंड टू, डाइजेस्टिव एंजाइम सेल के वो कहाँ पे कन्फाइंड होते हैं, सुसाइडल बैग के बारे में मैंने बात की थी। अब सुसाइडल जो बैग होते हैं उसको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपको ना किसी भी फ्रेमिंग में आ सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्पेशली जो लैब अटेंडेंट के बच्चे और डार्क रूम अटेंडेंट के बच्चे हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, क्वेश्चन आपका सेम होता है, कंसेप्ट आपके सेम होते हैं, बट क्वेश्चन को घुमा फिरा के मैं आपको जो मैं ये बात कर रहा हूँ कि ऐसा घुमा फिरा के कुछ भी दे दे, आप कुछ भी निकाल लेंगे क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब मेरी आप वीडियो देखेंगे ना, जो बायोमोलिक्यूल पे मैंने डीएनए पे डिस्कशन कर रखा है, मैं गारंटी देता हूँ आप कोई भी किसी तरीके का क्वेश्चन आ जाए उसको इजी से निकाल लेंगे। बस उस वीडियो को ध्यान से देखो, उसको बार बार देखो। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का तरीका क्या होता है, रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन, और कुछ नहीं होता। आप जितना रिवीजन करेंगे इजी से क्वेश्चन को निकालेंगे। जनरल फार्मूला ऑफ मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए CN ये भी लिखते हैं, फिर ब्रैकेट में H2ON ये भी लिखते हैं, ठीक है। ये एक मोनोसेक्राइड का फार्मूला है, आप इस फार्मूले को अच्छी तरह देख लें। अब मान के चलो आप ऐसी मोनोसेक्राइड के बारे में बात करते हैं जो पेंटा है या हेक्सा है। मान के चलिए मैं बताऊं जो हेक्सोज शुगर है, हेक्सोज शुगर है। अब वो मुझे ये नहीं पता हेक्सोज शुगर कौन से कीटोन है या एल्डिहाइडिक शुगर है। मैं हेक्सोज में क्या करूँगा, एन की जगह क्या लगा दूंगा मैं 6, इस एन की जगह में मैं 6 लगा दूंगा। आप काउंट कर लो क्या बन गया, C6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, H के नीचे कितना है 2 है, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे H कितना बन गया 12, 6 को O कितना 1 है तो O कितना आ गया 6। तो देखिए मोनोसेक्राइड का फार्मूला क्या है हेक्सोज के बारे में, C6H12O6, ठीक है। अगर हेक्सोज में भी कीटोनिक शुगर है तो उसका डिफरेंट है बच्चे, क्योंकि सेकंड कार्बन जो है उस पर कीटोनिक ग्रुप आता है।
तो इसमें हमने मोनोसेक्राइड का फार्मूला जो सर्च करना आप देख सकते हैं, CnH2N, सही बात है, H2N भी कर सकते हैं हम, ठीक है ना। इसको आप इस तरीके से, क्योंकि इसको भी आप इसको भी अलग अलग कर दो। मान लीजिए इन्होंने कैसे अलग किया है, Cn को अलग कर दिया, H2 को इसके नीचे N लगा दिया, O को भी नीचे N लगा दिया। अब जितने कार्बन आप लेंगे यानी एटम लेंगे, मान के चलिए आपने 6 लिए, तो क्या बन गया C6। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, H क्या बन गया 12, O को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, O6 बन गया, वही सेम चीज़ आएगी। तो इसका फार्मूला ये होगा, मोनोसेक्राइड का जो फार्मूला है वो आपका ये है, CnH2nOn, ठीक है। और कहीं भी आप कंफ्यूज इसमें ना हो। उसके बाद कोई भी फार्मूला आप चेक कर लो, वो वही बनेगा जो मैं बता रहा हूँ, या जिस तरीके से हमने करे। आपको तरीका कोई भी ले, लेकिन आपका जो फार्मूला है वो CnH2O, जो उसको ब्रैकेट कर दो और N को बाहर लगा दो, ठीक है। वो इस तरीके से। पॉलीसेक्राइड का जो फार्मूला है वो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब पॉलीसेक्राइड के बारे में बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। जब भी उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, दो ग्लूकोज के बीच में, या दो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज है, या कोई और ऐसा मोनोसेक्राइड यूनिट है जो आपस में बाइंड करती हैं, तो डेफिनेटली क्या होता है, वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो जब भी आप पॉलीसेक्राइड की बात करें, पॉलीसेक्राइड का जो फार्मूला है वो आपका A है, ये वाला C6H10O5, ब्रैकेट करके N लगा दो उसको, C6H10, ठीक है ना, O5, ब्रैकेट करके उसमें क्या कर दो, N कर दो। अब जितने भी N एटम हैं वो सारे के सारे यहाँ जुड़ जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर आपका ये पॉलीसेक्राइड का फॉर्मूला आ जाएगा। माना मोनोमर यूनिट अगर आपको कोई कहता है कि 20 मोनोमर यूनिट हैं, 20 ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं या 50 ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं, वो एक पॉलीसेक्राइड का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई कर दो, N=50 और 50 करके और इन सभी को मल्टीप्लाई करके निकाल लो, वो आपका पॉलीसेक्राइड का फार्मूला है। अब एल्डोज और जो शुगर जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। शुगर क्या होगी, एक तो एल्डोज शुगर, एल्डिहाइड ग्रुप जिसमें हो, एक कीटोन शुगर जिसमें क्या हो आपका कीटोनिक ग्रुप है। एल्डिहाइड शुगर और कीटोनिक शुगर जो है, इस पे मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है कि 15-20 मिनट में आपका जो कार्बोहाइड्रेट के बेसिक कंसेप्ट है वो मैं कवर कर दूं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर से ना आए। इसी तरीके की कोशिश करूंगा कि प्रोटीन पे बना दूं, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आप इजी से उसको निकाल लें। आज की इस वीडियो में हमने 43 क्वेश्चन तक डिस्कशन किया है, क्योंकि इसी तरीके से हम जो मैराथन कर रहे हैं, हम डेली के 20-30 क्वेश्चन भी करेंगे। तो अभी एग्ज़ाम आपका बहुत ये मान सकते हैं 19 तारीख को है। इस दौरान काफ़ी छुट्टियां भी हैं, तो हम ज़्यादा टाइम देंगे, ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो डिस्कशन करेंगे। हो सकता है एक दिन में हम 100 क्वेश्चन भी डिस्कशन कर ले। मेरा टारगेट है कि आपका सिलेबस जितना हो सके, जो महा मैराथन है उसमें हम उसको कवर कर दें, क्योंकि जितने भी MCQ फॉर्मेट में हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन, उससे हमारा जो बेसिक है या कोई भी चैप्टर वाइज कंसेप्ट है वो क्लियर हो रहा है। अगर बच्चे कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसको जितना हो सके उसको रिजॉल्व करने की, जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो नीडी स्टूडेंट है उसके साथ ज़्यादा शेयर करें, ताकि नीडी स्टूडेंट तक ये हमारी क्लासेस की जो महा मैराथन की जो हमने MCQ फॉर्मेट में स्टार्ट की है वो बच्चे तक पहुँचे, और उसका भी कहीं ना कहीं लैब असिस्टेंट हो या आपका डार्क रूम अटेंडेंट हो या साइंटिफिक असिस्टेंट हो, वो सपना पूरा हो। नविता क्लासेस में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी एस्पिरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।